नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट है जो यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर 2022 का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आता है। उसी का ये हमारा PDF है। इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक प्रैक्टिस बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। यही आपका यहाँ पर दिया गया है। अब आइए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आई एट माई फूड। तो आई एट माई फूड यह कौन सा टेंस है? तो देखिए, जो आई एट माई फूड ये जो है ये हमारा है पास्ट सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पर पहले का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल। ठीक, क्योंकि जो पास्ट में रहता है उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, तो वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया है तो एट हो गया है, तो ये हमारा पास्ट सिंपल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना इज। ठीक, यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका कि फेनोमेनॉन। ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि सिंगुलर है ऑफ फेनोमेनॉन का। ठीक, तो इसका सिंगुलर है ये। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है द सेंटेंस हाउ एवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज इज ए। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टेंस है ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल प्रेजेंट। तो ये जो है कि सी हैज डन द वर्क, इसको चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में जब इसे चेंज करेंगे तो आएगा सी डज द वर्क। ठीक, तो सी डज द वर्क, यहाँ पर 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज इज ए। देखिए व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइज ये किस टेंस में है? तो देखिए ये जो टेंस है यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि QR कोड कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, QR कोड को हम लोग स्कैन करके ही पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब चलाते होंगे, तो आप लोग वो जो QR कोड स्कैन करते हैं तो स्कैन करके ही आप लोग उस कोड को पढ़ते हैं। यहाँ पर छठे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किसी भी QR कोड को पढ़ने के लिए उसे स्कैन करना पड़ता है। आप स्मार्टफोन या किसी अन्य स्कैनर डिवाइस के द्वारा किसी भी QR कोड के डेटा को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। सातवां क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो देखिए हम लोग ईमेल के जरिए जो अटैचमेंट भेज सकते हैं वो है कि वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट, यानी कि हम लोग बहुत सारे अटैचमेंट हम लोग एक साथ भेज सकते हैं। ठीक, तो हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट, यानी कि कई सारे अटैचमेंट हम लोग भेज सकते हैं। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, अब देखिए वैसे आपको बता दें कि वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट, तो ईमेल अटैचमेंट में 25 MB तक की फाइल को हम लोग भेज सकते हैं। ठीक, यदि आपकी फाइल 25 MB से अधिक है तो ईमेल्स होता है गूगल ड्राइव को ईमेल के अकाउंट जो अटैचमेंट के साथ लिंक कर देगा और रिसीवर को उस फाइल का लिंक प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो 25 MB तक ये क्या है कि अटैचमेंट लेगा, उससे ऊपर जो रहेगा तो वो जो रहता है गूगल ड्राइव उसमें जाके आपका लिंक जनरेट कर देगा और उनके पास भेज देगा, तो वो जाके गूगल ड्राइव में खुलता है। ठीक, अब देखिए आठवां क्वेश्चन है कि डॉट 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 आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या है? तो ये जो वैश्विक प्रणाली है वह है इंटर की। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक और कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। ठीक, तो इंटरनेट का वैसे आरंभ जो हुआ था वह हुआ था 1969 में हुआ था। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET के विकास में हुआ था। ठीक, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो हुआ था वह 15 अगस्त 1995 में हुआ था भारत में। ठीक, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL द्वारा प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 में।
अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कि IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से एक माध्यम नहीं हो सकता है। तो देखिए IMPS लेन देन शुरू करने के लिए जो माध्यम नहीं हो सकता है, अब उसके बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन है SMS, पैन, स्मार्टफोनों पर बैंक की ऐप, इंटरनेट बैंकिंग। तो IMPS लेन देन शुरू करने है तो निम्नलिखित में से जो माध्यम नहीं हो सकता है वो माध्यम रहता है आपका कि पैन। ठीक, तो पैन यानी IMPS एक बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, जबकि अस्थायी खाता संख्या जो पैन होता है यानी कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के लिए पहचानकर्ता के रूप में यह पैन कार्ड करता है। जो पैन कार्ड होता है PAN, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहते हैं। तो देखिए पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने वाली सुविधा को हम लोग बोलते हैं ऑटोफिल। तो ऑटोफिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं। तो गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वह Ctrl+T का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+T से क्या होता है, नया टैब ओपन होता है। तो 11 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वाईफाई की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए वाईफाई की जो सीमा है, ऑप्शन है लिमिट रेंज है, डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस है, हाई पावर कंजप्शन है और ऑल ऑफ दीज है। तो वाईफाई की देखिए जो सीमाएं होती हैं वह है कि डिग्रेडेशन इन द परफॉर्मेंस, यानी कि वाईफाई तकनीकी कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। वाईफाई एक वायरलेस तकनीकी है जो बिना तार के नेटवर्क या इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर से जोड़ने की पेशकश करती है, परंतु वाईफाई की कुछ सीमाएं हैं जैसे कि एक्सेस लिमिटेशन होती है और मोडेज लिमिटेशन होती है, सिक्योरिटी लिमिटेशन होती है। सभी कारण हैं जो वाईफाई की सीमाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन यानी कि सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में अगर पूरी पंक्ति को अगर सेलेक्ट करना है तो उसमें हम लोग जो यूज करेंगे शॉर्टकट की, वह हम लोग यूज करते हैं Shift+Space। तो MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए हम लोग Shift+Space शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह क्या है। वर्कशीट है, चार्ट्स है, वर्कबुक है, वर्कशीट एंड चार्ट है। तो देखिए एक एक्सेल वर्कबुक का जो संग्रह होता है वह रहता है आपका वर्कशीट एंड चार्ट। तो कई वर्कशीट के कलेक्शन से एक वर्कबुक बनती है और तथा वर्कशीट रो तथा कॉलम के संग्रह से बनती है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे। तो आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अगर अन्य नाम से सेव करने की अगर आवश्यकता है तो उसमें हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो सेव एज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए इसके लिए जब आप लोग MS वर्ड में हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप लोग Alt+F4 अगर दबाते हैं तो वह क्या होगा कि अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मेल मर्ज घटक क्या है। तो देखिए मेल मर्ज जो घटक होता है ये है आपका MS वर्ड है। ठीक, तो MS वर्ड है तो मेल मर्ज MS वर्ड का कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि विंडो एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है नेम। तो 18 के यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होता है जिसमें डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए नेम विकल्प का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टास्क बार का प्रयोग। तो 19 के यहाँ पर टास्क बार है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टास्क बार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है। ठीक, अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं।
तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली जो फाइल होती है उससे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। तो डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन जो नेम होता है वह डॉट डॉक होता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। अब है यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो देखिए जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है यह विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड, आईओएस, लाइनक्स, पावर पॉइंट। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा पावर पॉइंट है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एंड्रॉइड, आईओएस और इसके बाद लिनक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि जो पावर पॉइंट होता है ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आईएसपी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यह एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट पर पहुंच, उपयोग या भाग लेने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो देखिए जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है वो रहता है आपका बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से क्या होता है कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको डिलीट करना है तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, और जो होम होता है ये होम को आपको लाइन के प्रारंभ में ले जाती है, और जो इंड होता है यह इंड को आपको लाइन के अंत में लेकर जाती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है आपको चूज करना है। तो माउस आपको हाथ से, जो चीजें आप हाथ से छू सकते हैं वह आपका हार्डवेयर है। तो प्रिंटर भी आप लोग छू सकते हैं, माउस भी छू सकते हैं, और इसके बाद मॉनिटर भी छू सकते हैं। तो ये तीनों आपके हार्डवेयर हैं, जो कि एक्सेल हम लोग नहीं छू सकते हैं क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन होता है। तो ये हमारा हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये एक्सेल के हमारे ये हो एप्लीकेशन है। तो 25 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं अथवा महसूस करते हैं वह हमारा हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब हो गया। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, एक्टिव फाइल हो गया है, पावर पॉइंट हो गया, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किस रूप में हो सकता है। तो देखिए श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण जो होता है वह रहता है आपका कि आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण और औपचारिक प्रशिक्षण, ये तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर है कि आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग रंगीन चश्मे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग जूते का प्रयोग करते हैं, लेकिन कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग दस्ताने का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग दस्ताने का प्रयोग करते हैं। ठीक, कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग हेडफोन का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा 27 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कानों की सुरक्षा के लिए हम लोग हेडफोन का प्रयोग करते हैं, ना कि दस्ताने का प्रयोग करते हैं। दस्ताने का प्रयोग हम लोग हाथों की सुरक्षा के लिए करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि दुर्घटना किसका दुष्परिणाम होती है। तो देखिए जो दुर्घटनाएं होती हैं ये आपका प्रतिकूल ग्रहचाल और बुरा भविष्य दोनों इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। दुर्घटनाएं जो होती हैं प्रतिकूल ग्रहचाल और बुरे भविष्य का द्योतक दुष्परिणाम होती हैं। ठीक, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। तो देखिए अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है हैलोन। तो विद्युत आग बुझाने के लिए जो हम लोग अग्निशामक यूज करते हैं वह हमारा हैलोन टाइप का एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। तो देखिए विद्युत से आग लगने वाली कारण जो नहीं है उसको आपको बताना है। ढीले कनेक्शन से विद्युत से, अगर विद्युत का तार जो है वह अगर ढीला कनेक्शन है तो उससे आग लग सकती है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा करेक्ट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी आपका विद्युत को आग लग सकता है।
डी वाला यहाँ पर कह रहा है कि तारों पर अतिभार या ओवरलोडिंग होने से भी विद्युत से आग लग सकती है, लेकिन खुले दरवाजे से आपका विद्युत आग नहीं लगेगी। यहाँ पर 30 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, खुला दरवाजा। 31 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो देखिए विद्युत उपकरण को जिस अग्नि की श्रेणी में शामिल किया जाता है वो हमारा रहता है श्रेणी डी। ठीक, विद्युत उपकरण की अग्नि को हम लोग श्रेणी डी में शामिल करते हैं। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट और लकड़ी के कोयले से जो लगी आग होती है वह हमारा श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। ठीक, और श्रेणी बी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो जो भी हमारा द्रव होता है, द्रव से जो लगती है आगे, वो हमारा श्रेणी बी के अंतर्गत आती हैं। जो गैसीय होती हैं वो श्रेणी सी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब आगे चलें। 32 नंबर क्वेश्चन की क्लास ए टाइप की अग्नि की ईंधन क्या है। तो देखिए क्लास ए टाइप के अंतर्गत जो होता है वो रहता है आपका कि कपड़ा, कागज और काष्ठ यानी कि लकड़ी। तो 32 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं आपके कागज आता है, लकड़ी, प्लास्टिक, अगर इनसे आग लगती है जो वो क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास बी के अंतर्गत तेल और पेट्रोल से अगर आग लगती है तो क्लास बी के अंतर्गत रखी जाती है। गैसों जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन से अगर गैसों से अगर लगती है तो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आती है। धातुओं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम और बिजली इन सब से लगती है तो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं वह हमारा कहलाता है जैव मंडल। तो 33 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैव मंडल। पृथ्वी के समस्त भाग पर जहाँ पर जीवन संभव है वह जैव मंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव भी शामिल होते हैं और इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैव मंडल के हिस्से होते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त प्राय होते जाने में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि व्यापक स्तर पर उत्तरदायी है। तो ये होता है आपका डिक्लोफेनाक। ठीक, तो यहाँ पर 34 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पिछले एक दशक में गिद्धों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से 97% की कमी आई और वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं को दर्दनाशक के रूप में डिक्लोफेनाक नामक औषधि का दिया जाना है। जब इन पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसका मांस खाने से यह दवा गिद्धों के शरीर में पहुंचकर उनकी मौत का कारण बनती है। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। तो ये देखिए जो प्रथम प्रोटोकॉल बनाया गया था यह मॉन्ट्रियल में बनाया गया था। ठीक, 36 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था आपका 9 दिसंबर 2013 को। ठीक, तो 36 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 2013 को। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहाँ लागू होता है। तो देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये जो लागू होता है यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक, देखिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे देश में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। ठीक, अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर किस प्राधिकारी द्वारा समुदाय का आदेश दिया जा सकता है। तो यह दिया जाता है निगम के द्वारा। ठीक, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 46 का 2 के अनुसार निगम द्वारा मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर समुदाय का आदेश दिया जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है स्कीम का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए स्कीम का संशोधन जो किया जाता है यह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विधि प्रावधान 1952 की धारा 2IA क्या प्रदर्शित करती है। तो यह प्रदर्शित करती है आपका बीमा कोष को। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है कि सदस्य शब्द की कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा परिभाषित करती है। यह परिभाषित करती है 2J। ठीक, तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 2J सदस्य शब्द को परिभाषित करती है।
42 नंबर का क्वेश्चन है कि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये क्या होता है कि एक साथ लागू हो सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कितने अनुसूचियों का उपबंध किया गया है। ये जो उपबंध किया गया है वह 3 अनुसूचियों में उपबंध किया गया है। 43 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी निःशक्तता के मामले में अर्धमासिक भुगतान चाहे वेतन की गणना के लिए कोई सूचना उपलब्ध न होने पर चोट के कारण कुल या आंशिक परिणाम हो, तो वो रहता है आपका कि पिछली निरंतर सेवा में अर्जित कुल मजदूरी का 30 गुना। 45 नंबर का क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिष्ठाता किसी परिसर का कारखाने के रूप में प्रयोग आरंभ करने से कम कितने दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजेगा। यह भेजेगा 15 दिन पूर्व, तो 15 दिन पूर्व यह भेजेगा। ठीक, अब यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम की किस धारा में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्य का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? धारा 7 का क में। ठीक, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 का क में अधिष्ठाता के साधारण कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार धारा 8 के अंतर्गत निरीक्षक की जो नियुक्ति करता है वह करता है राज्य सरकार। ठीक, अब यहाँ पर है 48 नंबर क्वेश्चन की कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निरीक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो 1948 के अंतर्गत निरीक्षक को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वह प्राप्त होती हैं कि ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकेगा जो कारखाने के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, परिसर संयंत्र मशीनरी वस्तु या पदार्थ की परीक्षा करना हो, और कारखाने से संबंधित रजिस्टर या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करना हो। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 का कौन सा अध्याय स्वास्थ्य से के संबंध में उपबंध करता है। तो स्वास्थ्य के संबंध में जो उपबंध करता है वो रहता है अध्याय 3। ठीक, तो 49 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अध्याय 2 जो है आपका निरीक्षक कर्मचारी वृंद है, और जो 4 है यह सुरक्षा से है, जो 5 है यह कल्याण से है, और जो तीसरा है ये क्या है आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला जो है 50 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता की जो संविदा होती है किसके बीच में होती है। यह होता है आपका कि शिक्षु और नियोजक के बीच, और शिक्षु के संरक्षक और नियोजक के बीच जब शिक्षु 18 वर्ष से कम आयु का हो। ठीक, तो 50 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रेंटिस कब से शुरू माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो अप्रेंटिस शुरू माना जाता है जिस दिन शिक्षुता संविदा हो, तो जिस दिन शिक्षु संविदा हो तो उसी से अप्रेंटिस शुरू माना जाता है। ठीक, तो 51 कह रहा है कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता अप्रेंटिस उस दिन से प्रारंभ माना जाता है जिस दिन से शिक्षुता संविदा होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत शिक्षुता संविदा का नवीन किस धारा के अंतर्गत होता है। यह होता है आपका धारा 5 के अंतर्गत। तो 52 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 9 में प्रतिकर की धनराशि जिसे संलग्न या प्रभावित नहीं किया जाना है। ठीक, और जो शिक्षु अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत शिक्षु संविदा का नवीन होता है। ठीक, अब देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मुआवजे से संबंधित है जिसे संलग्न या प्रभावित नहीं किया जाना है। तो ये संबंध जो रहता है ये आपका रहता है धारा 9 से। धारा 9 कहता है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 9 में प्रतिकर की धनराशि जिसे संलग्न या प्रभावित नहीं किया जाना है। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की कौन सी धारा मास्टर या नाविक से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो यह संबंध रखता है धारा 15। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 15 में मास्टर और नाविक से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 25 से संबंधित कौन है। यह धारा 25 से जो संबंध रखता है वो है आपका कि साक्ष्य दर्ज करने की विधि। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में धारा 25 में साक्ष्य दर्ज करने की विधि का प्रावधान किया गया है। TQM यानी कि TQM में असफलता का कारण क्या है। तो देखिए इसका असफलता का जो कारण है वो है कि वास्तविक गुणवत्ता संस्कृति का अभाव और इसका उच्च प्रबंधन के सहयोग एवं उसकी प्रतिबद्धता में कमी और सांख्यिकी
नियंत्रण प्रक्रियाओं पर आवश्यकता से अधिक एवं कम विश्वास। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैजन के क्या फायदे हैं? तो देखिए कैजन से जो फायदे होते हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैजन से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कैजन इन्वेंट्री सुरक्षा में वृद्धि, समय में परिवहन, कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि इत्यादि है। कैजन जो होता है क्षेत्र की उपयुक्तता में सुधार करता है, जैसे कि उत्पाद गुणवत्ता, पूंजी का उपयोग और उत्पादन क्षमता इत्यादि में। और कैजन जो है आपका एक सतत प्रक्रिया है जो छोटे छोटे सुधारों को नियमित अंतराल में करते रहते हैं, जो प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं एवं नुकसान को कम करता है। तो यहाँ पर 57 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता किस संकल्पना आधारित है? तो देखिए जो गुणवत्ता की संकल्पना आधारित होती है यह आवश्यकताओं संबंधी विशिष्टताओं के अनुरूप होना। ठीक, 58 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आतिथ्य सत्कार के ध्येय में कैसा परिवेश उपबंध कराया जाता है? यह उपबंध कराया जाता है निरोगी और दुर्गंध रहित। ठीक, तो 59 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आतिथ्य सत्कार के ध्येय में प्रायः निरोगी व दुर्गंध रहित परिवेश उपलब्ध कराया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक समूह है। तो देखिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का जो एक समूह होता है वो है आपका कि संरचनात्मक, संगठनात्मक ढांचा, कार्यविधियां और इसको संसाधनों, इन सभी का एक प्रबंधन प्रणाली का एक समूह है गुणवत्ता का। ठीक, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए जो रामचरितमानस है इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है और इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो कि एक महाकाव्य है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प और को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो ये जो प्रस्तुत करते हुए रहता है आपका यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक, तो ये हो गया कर्नाटक का। बाकी यहाँ पर है आपका, आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी। कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 ईस्वी में नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है एक सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उसकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक, अब देखिए लॉर्ड वेलेजली क्या था? सहायक संधि की नीति इन्होंने शुरू की थी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी जो था ये थे राज्य हड़प नीति शुरू की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक यह सती प्रथा का अंत किया था और जो लॉर्ड कर्जन था यह बंगाल विभाजन के समय था। 65 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डट 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 का पुनरुत्थान किया था। किसका पुनरुत्थान किया था? तो थल सेना का पुनरुत्थान किया था। 66 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के जो पहले विदेश मंत्री चुने गए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 67 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया जाता है वो है आपका अनुच्छेद 51 का ए। ठीक, तो 67 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए जिस बिल को राज्यसभा में नहीं पारित किया जा सकता है वो है आपका पूंजी बिल। पूंजी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1909 संविधान का जो अनुच्छेद है 109 का जो फर्स्ट है 109 का फर्स्ट के अनुसार कोई भी पूंजी या धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे राज्यसभा के विचारार्थ प्रेषित किया जा सकता है। पूंजी बिल पर लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो यह थी लीला सेठ। लीला सेठ का जन्म कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था।
तो लखनऊ में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ये जो सुरक्षा आशा नहीं करता है वो रहता है आपका कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया, यानी कि MSMED जो पारित हुआ था, यह पारित हुआ था कब, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में इसे पारित किया गया था। 71 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यह शब्द जो प्रस्तावित किया था वह राज कृष्णा ने किया था, जो कि हिंदू वृद्धि दर राज कृष्णा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जोड़ा था। 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमति धनराशि कितनी है। तो यह है आपका 15 लाख। तो 73 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 15 लाख। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वह है कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि का जीडीपी में 16% तथा कुल निर्यात में 10% भागीदारी है। कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन वर्ष क्या था। तो देखिए ये जो संगठन हुआ था 1918 में किया गया था। भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन 1918 ईस्वी में किया गया था और तब से उनका विस्तार देश के लगभग सभी व्यापार केंद्रों में हो गया। और इन लेबर यूनियनों की विनियमित करने वाला विधान भारतीय लेबर यूनियन अधिनियम 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक। तो 75 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1918। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और जो सौर सेल होता है इसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर जो जमा किया जाता है वह जस्ता यानी कि जिंक रहता है, जड़े। 78 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला अजादिराचटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। तो ये जो है आपका है नीम का है। ठीक। नीम को बोलते हैं अजादिराचटा इंडिका। ठीक। गुड़हल को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं हिबिस्कुस रोजा साइनेसिस। और करी का पेड़ जो है इसको बोलते हैं मुराया कोएनिजी। देवदार का जो पेड़ है इसे बोलते हैं सीड्रस देवदार। ह्यूमरस किस अंग का भाग है। तो देखिए ह्यूमरस जो भाग है यह है बांह का भाग है। ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन है उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यह रहता है आपका बैटरी। 80 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है 80 भागा 40 माइनस 10 माइनस 5 गुणे 4 का 1/3 गुणे भागा 10/3। तो दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले 80/40 इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 80/40 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब माइनस है यहाँ पर 10 लिख देंगे। माइनस देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर बीच में गुणा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, भाग है तो इसको गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। अब 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा। अब 0/10 में है तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2। अब 2 से यहाँ पर देखिए अब ये -2 और ये +2 कट जाएगा तो ये -10 आ जाएगा आपका। ठीक। तो -10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, यदि x का 30% और y का 40% समान है तो x और अनुपात y का मान क्या होगा। तो x का 30% और y का 40% समान है तो क्या हो गई y अनुपात x। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का 30% करेंगे तो x गुणे 30/100 हो जाएगा।
और कह रहा है y का 40%, तो y गुणे 40/100 समान है, तो यानी कि बीच में इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ से ये जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो दोनों कट गया। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर x/y का मान पूछा है या y/x का मान पूछा है, तो y/x का मान करेंगे, x/y का मान निकाल लीजिए। तो x/y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 4/3 आएगा। तो y/x का मान कितना आएगा 3/4, तो 3:4 यानी कि 82 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है, शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किग्रा है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पर इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा कि 12 वाहनों सभी वाहन कितने हैं, तो 4000 हैं। ठीक, 4000 हैं, 4000 है टोटल यहाँ पर वजन टोटल। ठीक है, कितने का है, तो ये 12 वाहनों का औसत वजन है। तो 12 वाहनों का यहाँ पर औसत वजन निकालेंगे, गुणे 6000 कर देंगे, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर यक्स मान लेंगे, गुणे यहाँ पर 3000 किग्रा कर देंगे, तो ये अब आपका 4000 यक्स प्लस 12 आ जाएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यक्स इक्वल टू यहाँ पर 36 आएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक, जोड़ लीजिएगा आपका आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। 5476 का वर्गमूल क्या है? तो देखिए 5476 का जो वर्गमूल होता है ये आपका आएगा 74 आएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है? तो देखिए जो सबसे न्यूनतम भिन्न है, तो 6/5 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक 1.2, और 4/3 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे 1.33 आएगा। 3/2 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। 5/4 को जब करेंगे तो 1.25 आएगा। सबसे बड़ा भिन्न हमारा 1.5 है, यानी कि 3/2। सबसे बड़ा हमारा 3/2 है। न्यूनतम की बात किया था तो न्यूनतम हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमारा है 6/5, क्योंकि इसका मान कितना है, तो 1.2 सबसे कम आया था। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का जो अर्थ व्यक्त करता है वो है आपका घबरा जाना। 86 का सी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। जीवन का क्या होगा यहाँ पर, तो जीवन का जो विलोम होगा वह होगा आपका मरण, तो जीवन का मरण। पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो देखिए जो पर्यायवाची शब्द है गंगा का, तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए जो बिना तिथि बताए आए। देखिए जो बिना तिथि बताए आए वह होते हैं अतिथि। 89 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो बिना तिथि बताए आते हैं वह अतिथि होते हैं, और जो जिनका प्रवेश हुआ हो वह आगत कहलाते हैं, और प्रतिदिन होने वाला जो होता है वह दैनिक होता है, और जो विरक्त या त्यागी पुरुष होता है वह संत होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो देखिए सही वर्तनी वाले शब्द जो हैं या आपका है घुड़दौड़, या आपका सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, यू आर यूनिक द्वारा लिखी गई है। तो यू आर यूनिक जो लिखी गई है यह लिखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक, 92 का नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह 1965 में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। और ये जिसके लिए दिया जाता है वह दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक, और यह पुरस्कार म्यांमार के राजनयिक यू थांट को 1965 में सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जो जारी किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है। लोना किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो लोना है यह आपका कबड्डी से संबंधित है। और पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन की जो राजधानी है वह राजधानी है त्रिनिदाद और टोबागो। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। उत्तर कोरिया का है प्योंगयांग है, और चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। 96 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है हमारा हरदोई।
97 नंबर क्वेश्चन के भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका मथुरा में। तो 97 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह रहता है पाई डंडा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो ये किए थे नोएडा में। 99 का सी। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश के स्टैंड अप योजना प्रारंभ किया था। ठीक, अब यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो उत्तर प्रदेश राज्य से जिसका संबंध वह सिद्धेश्वरी देवी थी। ठीक दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट होता है। और देखिए ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। और ये जो टेलीग्राम चैनल है आप ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च भी कर सकते हैं, या उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल काफ़ी प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग वहाँ पर भी GK GS का अध्ययन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।